हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। मैं पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स की रिवीजन, ठीक है, थ्रू एसएससी जेईई क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ उससे नियर बाय कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स आपका ढंग से रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो दिस सेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। और देखिए, ठीक है, चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बस हमको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। द वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू डैश ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो। ये सहवाग वाला फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास? E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। ये फॉर्मूला अपने पास है ना। अब सैचुरेटेड सॉइल है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी व्हाट? सैचुरेटेड सॉइल मींस डिग्री ऑफ सैचुरेशन मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये हो जाएगा आपका 1। तो ये जब 1 हो गया तो E इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू इंटू जी, है ना। तो व्हाट इज प्रोडक्ट? इनके बीच में क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है? अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज सेम फॉर क्ले एंड सैंड, डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो देखिए, जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सही, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल। जो मैक्सिमम सॉइल होती है ना, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.5 से लेकर 2.8 के बीच में आती है। मैं आपको एक डेटा देता हूं, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना। तो देखिए, वो डेटा ये है, अलग अलग तरह का सॉइल, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज होता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछ लेगा। जो लैटराइट सॉइल होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज होती है 2.75 टू 3। लैटराइट सॉइल जो होती है ना, वो लाल 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 दिखती है। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना। उस क्यों? उसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है। तो झारखंड वाला एरिया, उड़ीसा का राहुल किला वाला एरिया, ये सब में जो मतलब मिट्टी होगा उसमें देखिए छोटा छोटा कंकड़ भी दिखेगा, लाल 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 लाल। तो वही सॉइल है लैटराइट सॉइल। समझ में आया? इसमें आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, खनिज अधिक पाए जाते हैं लैटराइट सॉइल के अंदर। तो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज रहती है ये 2.75 से लेके 3। नाउ सैंड पार्टिकल जिसमें क्वार्ज होती है, जो सैंड पार्टिकल है जिसमें क्वार्ज वगैरह होती है, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज होता है वो बहुत ही कम है, नियर बाई 2.65 टू 2.67। याद रखने का है। जो इनऑर्गेनिक क्ले पार्टिकल्स, जो क्ले है बेसिकली, ठीक है, इनऑर्गेनिक नेचर के, ऑर्गेनिक नहीं है वो, इनऑर्गेनिक नेचर का जो क्ले होता है, जनरली सारे क्ले वगैरह इनऑर्गेनिक ही होते हैं, वो 2.7 से लेके 2.80। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला वाला स्टेटमेंट था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज सेम फॉर क्ले एंड सैंड, तो ये तो गलत हो गया ना। क्यों? रेंज देखिए आप, सैंड का जो रेंज है 2.65 से लेके 2.67, ठीक है। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन था। और जो क्ले है उसका रेंज है 2.7 से शुरू हो रही है टू 2.80। और जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज होता है इट इज 1.5 टू 2.0। वो बहुत कम होती है, ऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है, 1.5 टू 2। समझ में आ रहा है बात? तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे चल के और भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो कि इस डेटा से सीधा उठा के डाल दे। यहां से एक स्टेटमेंट बन गया ना, ये पहला वाला, सेम फॉर क्ले एंड सैंड, तो हमको लगता हाँ हाँ नियर बाय इक्वल होता है। नहीं ना जी साहब, ऐसा नहीं होता है। ये वाला कथन यहाँ पे सही है कि मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल, लेस देन 2 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल, ये कथन भी सही नहीं है। लेस देन 2 फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल भी सही नहीं है, क्योंकि लेस देन 2 केवल ऑर्गेनिक सॉइल के लिए होता है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ऑर्गेनिक सॉइल के लिए लेस देन 2 होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू, तो मोर देन 2.5। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जनरली होती है उसकी जो रेंज होती है, ठीक है, बहुत मतलब अधिकतम सॉइल के लिए वो रेंज होती है 2.7 से लेके 2.8। इस रेंज में मैक्सिमम सॉइल आ जाते हैं, जितने भी आपके मैक्सिमम सॉइल है वो इस रेंज में आ जाते हैं। समझ में आया? अब ये वाला स्टेटमेंट फिर आपको क्यों गलत लग रहा है कि डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर? देखिए, ये सॉइल का बात कर रहा है, सॉइल में सॉइल सॉलिड है, सॉइल में क्या है? सॉइल सॉलिड। और जो हाइड्रोग्राफ, हाँ नो डाउट, इससे भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, बट किसका निकालते हैं? लिक्विड्स का निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन, जो हाइड्रोमीटर टेस्ट था उसमें सॉइल का हम सस्पेंशन बनाते थे, तब हाइड्रोमीटर को यूज करते थे, है ना। तो ये हाइड्रोमीटर क्या बताता है आपको? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन। सो तो कहीं ना कहीं वो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको बताता है।
ओके तो हम जो सॉइल सॉलिड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे मेजर करता है? देखिए द मोस्ट फेमस मेथड जो उसके लिए है, आप सभी को मालूम है, पिक्नोमीटर मेथड। कौन सा मेथड? पिक्नोमीटर मेथड। बट क्या पिक्नोमीटर मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं है? और भी बहुत सारे मेथड है। इन मेथड का नाम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताता हूं आपको कौन कौन सा मेथड है। तो जो हमारे पास मेथड है वो देखिए, एक तो हो गया पिक्नोमीटर मेथड जो आपको मालूम है, ठीक है। डेंसिटी बोतल मेथड, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया था शायद एसएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2020 वाले क्वेश्चन में ये डेंसिटी बोतल पे आ जाएगा। वो भी क्या पूछा था, इसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। आई थिंक शायद ये पूछा था। तो देखेंगे वो जो क्वेश्चन आएगा उस समय आपको बताएंगे। मेजरिंग फ्लास्क मेथड और एक मेथड होती है, गैस जार मेथड होती है, श्रिंकेज लिमिट मेथड। ये श्रिंकेज लिमिट मेथड याद आ रहा है आपको? अरे फॉर्मूला था ना कि G इक्वल टू 1/1/1/R है माइनस WSR। तो ये वाला फॉर्मूला जो था, बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, इसमें R क्या है? R क्या था आपका? R इज योर श्रिंकेज रेशियो, है ना। R था आपका श्रिंकेज रेशियो। और श्रिंकेज रेशियो के बारे में अपन ने बहुत ही डिटेल में इससे पहले वाले क्लास में जो क्वेश्चन आए थे वहां पे मैंने आपको श्रिंकेज रेशियो कंप्लीटली उसका डेफिनेशन, उसका किस किस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, इसको हम गामा ड्राई बाई गामा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू, ठीक है। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है वो आपका श्रिंकेज रेशियो होता है। और इस तरह से ये श्रिंकेज लिमिट मेथड, श्रिंकेज लिमिट क्या है यहाँ पे WSR है, दिस इज योर श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट का कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम किसी भी सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं अगर उसका हमको श्रिंकेज लिमिट मालूम है तो, ये रिलेशनशिप को यूज करके, है ना। समझ में आ रहा बात? क्यों? श्रिंकेज रेशियो भी तो मालूम ही होगा, उसका ड्राई डेंसिटी बाई गामा डब्ल्यू कर देंगे, श्रिंकेज रेशियो निकल गया। तो फाइनली इसको, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अच्छे डेटा आपको लर्निंग हुए, यहाँ से बहुत कुछ आपने सीखा। तो याद क्या रखना है आपको? याद रखना है सबसे पहले लैटराइट सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.75 टू 3.0। आप टेंशन मत लीजिए, ये सब चीजें मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करवा दूंगा, बोलता रहूंगा, ठीक है। जब भी जहां क्वेश्चन आएगा ये सारा चीज फिर से एक बार बोलूंगा, तो उससे आपको क्लियर होता चलेगा। सैंड पार्टिकल का जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 टू 2.67, इनऑर्गेनिक क्ले का 2.7 टू 2.80, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल का बहुत कम होता है 1.5 टू 2.0, और अधिकतम सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज होता है वो 2.7 से 2.8 के बीच में होता है। ओके नाउ मतलब मोर देन 2.5 वाला ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो मेथड होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए, पिक्नोमीटर मेथड, डेंसिटी बोतल मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड, गैस जार मेथड एंड श्रिंकेज लिमिट मेथड। श्रिंकेज लिमिट मेथड के अकॉर्डिंग ये वाला उसका फॉर्मूला बनता है। इसमें आर क्या है? श्रिंकेज रेशियो है, गामा ड्राई अपॉन गामा डब्ल्यू। WSR क्या है? वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लिमिट, मतलब उसका श्रिंकेज लिमिट उस पर्टिकुलर सॉइल का। समझ गया बात? ठीक है, तो ये चीजों को याद रखनी है। हाइड्रोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? हाइड्रोमीटर इज यूज टू फाइंड आउट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स। आप लिक्विड कह लीजिए, तो वहां पे सॉइल मैकेनिक्स में इसका एप्लीकेशन क्या है? सॉइल मैकेनिक्स में हम सॉइल सस्पेंशन बना के, फाइन ग्रेन सॉइल एनालिसिस जब होता है उसका सॉइल सस्पेंशन बना के फिर हम उस सस्पेंशन का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, ठीक है। वहां से फिर हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह बनाते हैं यूजिंग दैट। ओके, उसका एक प्रोसीड्यूर है कंप्लीटली जो कि सॉइल मैकेनिक्स के क्लासेस में पढ़ा रखा है आपको। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या बोल रहा है? डेंसिटी इंडेक्स फॉर ए नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस व्हाट? डेंसिटी इंडेक्स किसी भी नेचुरल सॉइल का किस चीज को एक्सप्रेस करने में काम आता है? परसेंटेज वॉइड, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या? ऑब्वियसली रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। आपने इसी का रिलेशनशिप देखा होगा। डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है? डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम चीज होती है जिसको हम आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आईडी का फॉर्मूला क्या था? आईडी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ आईडी इज ई मैक्स माइनस ई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मीन, ओके, इनटू 100। ये चीज, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ पैकिंग बिटवीन लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट फॉर ए कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। ये जो आईडी का इक्वेशन है, दिस इज ओनली वैलिड फॉर कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल, क्यों कोहेजनलेस सॉइल?
क्योंकि सिंपली देखिए आईडी का जो इक्वेशन है इसमें ई मैक्सिमम एंड ई मिनिमम दोनों यूज हो रहा है, तो कोहेजन लेस सॉइल जो होगी उसका आप ई मैक्सिमम भी निकाल पाओगे और ई मिनिमम भी इजीली निकाल पाओगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कोहेजन नहीं रहता है। तो कोहेजन अगर नहीं है तो इसलिए जो पार्टिकल्स हैं उसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, तो मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्या होगा इस चीज को भी आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो ये आईडी जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बार फिर से बोलता हूं, ये एक तरह का इंडेक्स है which tells the degree of packing between loosest and densest possible state of a coarse grained soil। जो E maximum है ये losest possible state में आपको मिलेगा soil का, है ना, जब soil अपने losest possible state में है तब maximum void ratio मिलेगा। E minimum soil जब अपना densest possible state में है ना, तो आपको E minimum मिलेगी। और ये जो E यहाँ पे लिखा है जिस भी soil का ID निकाल रहे हो उसका नेचुरल कंडीशन में व्हाट इज दैट ई, नेचुरल ई। तो ये ई का यहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोग, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहीं से एक लॉजिक ये निकल के आ रहा था कि सॉइल नेचुरली जब अपने डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट पे होता था, जब सॉइल नेचुरली अपने डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट पे होता है तो उस कंडीशन में ई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई मिनिमम। तो ऐसे केसेस में तो यहाँ पे ये E इक्वल टू ई मिनिमम ये आईडी वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो आईडी इक्वल टू आ जाएगा 100%, है ना। और जब सॉइल अपने नेचुरली लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में था तो E इक्वल टू ई मैक्स हो जाएगा, तो आप पुट करेंगे तो आईडी इक्वल टू 0, ठीक है। आईडी क्या मिलेगा आपको 0%। तो 0% आईडी मतलब लूजेस्ट स्टेट में सॉइल नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और 100% आईडी मतलब डेंसेस्ट स्टेट में सॉइल नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है। और ये जो पैरामीटर है दिस इज ओनली वैलिड फॉर कोहेजनलेस सॉइल नॉट फॉर कोहेसिव सॉइल। अब कोहेसिव सॉइल के लिए फिर कौन सा पैरामीटर वैलिड था, वहां के लिए वैलिड था रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस एक पैरामीटर थी अपने पास, वो वैलिड थी कोहेसिव सॉइल के लिए, जिसको हम कहते थे आरसी। और आरसी को हम कैसे निकालते थे, आरसी को निकालने का बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला था हमारे पास, आरसी इक्वल टू हम 1 प्लस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई यहाँ पे लिखते थे। यहाँ पे ई मिनिमम क्या है, सॉइल का, ठीक है, जो सॉइल है उसका डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में वॉइड रेशियो क्या है, दैट विल बी ई मिनिमम। और ई क्या है, जो सॉइल है उसका नेचुरल स्टेट में वॉइड रेशियो क्या है, दैट इज योर ई। तो यहाँ पे देखिए जो कोहेसिव सॉइल के लिए ये वैलिड है और कोहेजनलेस दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल कोहेसिव के लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर कोहेसिव एंड कोहेजनलेस बोथ, एंड कोहेजन लेस बोथ। और इसका रोल क्या है, इसका काम क्या है, ये भी वही चीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कि कितना कॉम्पैक्ट होता है कोई चीज, ओके। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये किसके लिए वैलिड है, कोहेसिव सॉइल एंड कोहेजनलेस सॉइल दोनों के लिए, ठीक है ना, दोनों के लिए ये वैलिड है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप था आईडी और आरसी के बीच में, हम कहते थे कि आरसी जो है ये होता था कितना, ये होता था अपना 80 प्लस, ठीक है, 0.2 इंटू आईडी परसेंटेज, ये इक्वेशन होती थी। तो इसी इक्वेशन को लॉजिक कंसिडर करते हुए हम ये यहाँ पे कह पा रहे हैं कि जो भी नेचुरल सॉइल होती है उसका डेंसिटी इंडेक्स किस चीज को एक्सप्रेस करने में काम आता है, तो उसका रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को एक्सप्रेस करने में काम आता है, ठीक है। उसका क्या, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को एक्सप्रेस करने में काम आता है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आईडी ये आरसी का, दिस इज ओनली वैलिड फॉर कोहेजनलेस सॉइल। ये रिलेशनशिप कोहेजनलेस के लिए ही है, कोहेजनलेस सॉइल। क्यों, क्योंकि आईडी आप केवल कोहेजनलेस सॉइल के लिए निकाल पा रहे हैं। तो कोहेजनलेस सॉइल के लिए जब आप यहाँ पे आईडी का वैल्यू, हमने दो कंडीशन देखा था, जब कोहेजनलेस सॉइल डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में है तो आईडी का वैल्यू 100 था, जब कोहेजनलेस सॉइल अपना लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में था तो आईडी का वैल्यू 0 हुआ करता था। तो हम यहाँ पे अगर आईडी का वैल्यू एक बार 100 और एक बार 0 पुट करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो कोहेजनलेस सॉइल है उसके लिए जो आरसी का वैल्यू का रेंज है वो 80 से लेके 80 टू 100 तक आती है ना। तो 80 किसके लिए आती है, 80 आएगी जब सॉइल जो है नेचुरली अपने लूजेस्ट पॉसिबल स्टेट में है ना, तब उस सॉइल का आरसी का वैल्यू 80 होगा। जब सॉइल नेचुरली अपने डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट में है
ठीक है, तो उस वक्त सॉइल का आरसी का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो आरसी का ये रेंज होता है और ये एक्सप्रेशन है आरसी को रिप्रेजेंट करने का, और ये जो रेंज है, ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज वैलिड फॉर कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, तो यहां तक इंपॉर्टेंट थी। और ये दोनों ही पैरामीटर, कौन सा, आईडी और आरसी, दोनों का काम यही है कि ये कितना सॉइल का मतलब डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस को ही बताता है, सॉइल कितना लूज है या कितना डेंस है। इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए ये पैरामीटर को यूज में लाया जाता है। और तो और आईडी जो है वो केवल कोहेजन लेस के लिए, आरसी जो है कोहेजन लेस एंड कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए वैलिड है, ये ध्यान में रहेगा। इसके बाद एक टेबल यहाँ पे बड़ा फेमस है ना, वो टेबल हमको ध्यान में रखना था। वो टेबल क्या ध्यान में रखना था, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ आईडी हमारे पास किस किस तरह के सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ आईडी हमारे पास कौन कौन से टाइप ऑफ सॉइल है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया, आईडी का वैल्यू जब 0% होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लूजेस्ट सॉइल। लूजेस्ट सॉइल मतलब एकदम लूज है सॉइल, नेचुरली एकदम लूज कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर एक रेंज लीजिए 0 से 15%, ये टेबल्स याद रखना जरूरी है, आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आईडी का वैल्यू अगर 0 से 15% है किसी भी सॉइल का, तो उसको हम बोलेंगे वेरी लूज सॉइल, वेरी लूज सॉइल। ठीक है, फिर आईडी का वैल्यू अगर 15 से 35% है किसी भी सॉइल का, तो उसको हम बोलेंगे लूज सॉइल, उसको क्या बोलेंगे, लूज सॉइल। ये तीन बात यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद इधर बगल में लिखता हूं, सिमिलरली अगर आईडी का वैल्यू अगर आपका 35 से 65% है, 35 टू 65% के बीच में आईडी का वैल्यू है, तो वो आ जाएगी आपका मीडियम डेंस। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, सॉइल जो आपका मीडियम डेंस है। तो यहाँ पे देखिए आईडी का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लूजनेस या फिर डेंसनेस ऑफ द सॉइल, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 65 से 85 का एक टारगेट लीजिए, ठीक है, आईडी का वैल्यू का, और ये क्या होगा, मीडियम डेंस था तो डेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद 85 से क्या आ जाएगी, फिर 100, 100% ले लो, तो यहाँ पे वेरी डेंस आ जाएगी, वेरी डेंस आ जाएगी, समझ में आ रहा। फिर 100% पे हम उसको क्या बोलते हैं, डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट, तो डेंसेस्ट सॉइल मतलब एकदम घना है, डेंसेस्ट सॉइल, समझ में आया बात। ठीक है, दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे या फिर वैल्यू दे देंगे। ठीक है, मतलब या फिर ऐसा बोल देंगे कि आईडी को कैलकुलेट करने के लिए ई मैक्स ई मीन, ई मैक्स ई मीन, कल सारा वैल्यू आपको दिया रहेगा, ई का भी वैल्यू दिया रहेगा, आपसे आईडी पहले वो निकलवाएंगे एग्जाम में, समझना बात, आईडी निकलवाएंगे। तो ऑप्शन में आईडी का वैल्यू नहीं पूछा है, ऑप्शन में बोला है कि ये ऐसा ऐसा डेटा था, तो इस ये जो सॉइल है ये कौन सा कैटेगरी का होगा, वेरी लूज, लूज, वेरी डेंस, डेंस, डेंसेस्ट, ऐसा ऑप्शन में दे देंगे। तो आप आईडी का वैल्यू फॉर्मूला जानते हो, सब कुछ जानते हो, आईडी का वैल्यू निकाल भी लोगे, लेकिन ये टेबल चूंकि आपको याद नहीं है, आप इसलिए उस आईडी के वैल्यू के बेसिस पे इस सॉइल को कैटेगराइज करके वहां पे आंसर नहीं बता पाएंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक तो वो एकदम डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है जो कि जेई में आ सकता है। दूसरा जो लेवल का क्वेश्चन है वो सीधा इस टेबल से आपको आईडी का वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे 65 और 85 के बीच में 80 आ रहा है, तो आईडी का वैल्यू 80 है ना, तो ये किस तरह का सॉइल में आएगा, वो तो वो डेंस सॉइल की कैटेगरी में आएगा, ऐसा। ठीक है, आईडी का वैल्यू 90 है तो वो किस तरह का सॉइल कैटेगरी में आएगा, तो वेरी डेंस में आएगा, ऐसा। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो सीधा सीधा पूछ सकते हैं। बाकी ये पैरामीटर के बारे में, जैसे ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था कि ये किस चीज को एक्सप्रेस करने में काम आता है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, लूजनेस एंड डेंसनेस को रिप्रेजेंट करती है आईडी एंड आरसी बोथ। ठीक है, उनके फॉर्मूला रेस्पेक्टिव, उनका रेंज, ठीक है, उनका फॉर्मूला, उनका रेंज, समझ गए। आईडी का जो रेंज है वो 0 से 100, आरसी का जो रेंज है 80 से 100 पे चलता है कोहेजनलेस सॉइल के लिए। आरसी कोहेजन एंड कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन आईडी केवल कोहेजनलेस सॉइल के लिए वैलिड है। क्लियर है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, हमेशा याद रखना। देखिए सिंपल सा डेटाबेस क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टोन पोजेसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन रेंज ऑफ, स्टोन्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछ रहा है, तो ये याद रखने वाली चीज है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जो मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द सॉइल जो होता है, जो मैक्सिमम, सॉरी मोस्ट ऑफ द स्टोन, पत्थर का बात कर रहा है, उसका भी वही यही वैल्यू याद रखना, 2.4 टू 2.8। अधिकतम स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी इसी रेंज में आ जाती है, 2.4 टू 2.8 वाले रेंज में। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखिएगा, एसएससी जेईई ने भी इसी ऑप्शन को सही माना था। एक चीज याद रखना,
किसी भी स्टोन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जब ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका वेट ज्यादा होगा, हम ये कह सकते हैं उसका वेट ज्यादा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्ट्रांग होगा। तो ऐसे स्टोन का ही हम उपयोग करते हैं, उपयोग में लेते हैं ऐसे पत्थर को कंस्ट्रक्शन पर्पस में, ठीक है। डैम वगैरह का बिल्डअप जब करते हैं, आर्च वगैरह जब बनाते हैं, तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले स्टोन्स को उपयोग में लाया जाता है। ओके, देखिए इस वाले क्वेश्चन का फिर कोई मतलब नहीं बनता है। क्या पूछ रहा है, जो सैंड होगी उसमें सॉल्ट होगा, अगर उस सैंड को लिया गया है कहां से, नाला, नाला अगर नाला से लिए हो तो ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक इंप्योरिटी, ये याद रखना। रिवर बेड से अच्छा सैंड मिल जाता है, सी बेड से अगर लोगे तो इसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिखेगा, तो आंसर विल बी सी, ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 60%, plastic limit 35%, shrinkage limit 20%, and it has natural moisture content of 50%. What is the liquidity index of soil? Liquidity index IL, IL का वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए दो तरह का इंडेक्स था, IL था, IC था। हमेशा लिखो तो दोनों का फॉर्मूला लिखो, नीचे हमेशा दोनों में IP का ही वैल्यू रहेगा, नीचे क्या रहेगा, दोनों में IP का वैल्यू रहेगा। अब ये IL इक्वल टू क्या होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, ऐसा। अब जो आईसी का फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, ऐसा। दो अलग अलग फॉर्मूला, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनके बारे में पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस में इंडेक्स वगैरह सब कुछ अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है ना, तो उतना फिर डिटेल में अभी यहाँ पे जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही डिस्कस हो रखा है उसका, टेबल वगैरह सब कुछ मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, तो आईएल का वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आईएल का वैल्यू क्या होगा, नेचुरल वाटर कंटेंट कितना है 50 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितना, आपको इधर कितना दिख रहा है, प्लास्टिक लिमिट 35, ठीक है, और आईपी क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, तो लिक्विड लिमिट इक्वल टू 60, अगेन प्लास्टिक लिमिट इक्वल टू 35, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। समझ में आ रहा है बात। अब मेरे जैसा कोई टीचर होगा, ठीक है, तो मैं पूछ लूंगा, ये आईएल का वैल्यू निकालने के लिए नहीं पूछता, ठीक है, मैं यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं देता, मैं यहाँ पे ऑप्शन क्या देता देता मैं यहाँ पे ऑप्शन देता कि ये किस स्टेट में है। ऑब्वियस देखिए, ये एक तो प्लास्टिक स्टेट में ही है, क्योंकि चाहे आईसी का बात करो या आईएल का बात करो, प्लास्टिक रेंज में ही 0 to 1 दोनों का वेरिएशन होता है, ठीक है। ये पिछला क्लास में जो टेबल देखा था, पिछला वाला क्वेश्चन सीरीज में, वहां पे क्लीन है, दोनों का वेरिएशन जो होता है प्लास्टिक रेंज में ही 0 to 1 होता है, ये बात क्लीन है। तो ये प्लास्टिक रेंज में ही होगा, लेकिन प्लास्टिक रेंज के अंदर ये अगर आईएल का वैल्यू 0.6 आ गया है, तो वो किस तरह का सॉइल हुआ होगा, उसका मतलब किस नेचर क्या होगा, कंसिस्टेंसी क्या होगा, तो ये सॉफ्ट कैटेगरी में आएगी, सॉफ्ट सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, ठीक है। प्लास्टिक स्टेट में मैंने आपको चार बताया था, वेरी सॉफ्ट, ठीक है, वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम स्टिफ, वेरी स्टिफ, समझ में आ रहा है, जिसमें आपका आईसी और आईएल दोनों का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है, आईसी और आईएल का वैल्यू दोनों का वैल्यू चेंज होता है। जो आईसी है, अगर आईसी का बात करूं तो आईसी 0 से 1 की तरफ आता है, और आईएल जो है ये 1 से 0 की तरफ आता है, ठीक है। तो ये रेंज टेबल वगैरह थोड़ा सा रिवीजन हो गया, याद रखना। देखिए वही बात है, जेई में बड़ा बचकाना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्या है, इफ द पोर्स ऑफ ए सॉइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे, ड्राई सॉइल, मतलब जो भी सॉइल है उसमें जो भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ठीक है, उसमें एयर ही है, वो ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल। और ये किस फेज में है, टू फेज सिस्टम का है, टू फेज सिस्टम। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये टू फेज सिस्टम का, बोलो क्या सर आप ये चीज भी बता रहे हो, अरे 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है ये टू फेज और थ्री फेज सिस्टम से, है ना, कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, चारों बगल से अलर्ट रहिए। ओके, अब ये देखो, ये जो वेट सॉइल है, ठीक है, ये वेट सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया था, जब तुम्हारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा था, 25 वाला चल रहा था, ठीक है। तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है
75 to 100 के बीच में आती है, इस रेंज में रहती है, तब जो सॉइल होता है उसको हम वेट सॉइल बोलते हैं, वेट सॉइल। तो ये वेट सॉइल, ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया, तो ये भी एक तरह का पार्शियली सैचुरेटेड ही है ना, इट इज ऑल्सो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहने का मतलब है जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो 100% होगा, मतलब पूरा का पूरा जो पोर है इसमें पूरा का पूरा पानी ही भरा होगा, है ना, पूरे में पानी भरा होगा, कोई एयर वेयर नहीं। पार्टली सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है, आधे में एयर आधे में पानी, समझ गए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कि जो भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसके कितने वॉल्यूम में पानी भरा हुआ है, इसको 100 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में एक्सप्रेस हो जाएगा, एस परसेंटेज। दिस इज योर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का भी एक टेबल मैंने आपको दे रखा था जिसमें 25 वाला कॉन्सेप्ट चलता था, याद दिलाऊं, वो टेबल थी 0% डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो ड्राई सॉइल, है ना, तो ड्राई सॉइल। फिर 0 से 25 है तो हम क्या बोलते थे, ह्यूमिड। 25 से 50 है अगर आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो हम क्या बोलते थे, डैम्प्ड सॉइल। अगर हमारे पास 50 से 75 है ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्या बोलते थे, मॉइस्ट सॉइल। अगर 75 से 100 के बीच में है, अभी अभी बोला, क्या बोलते थे, वेट सॉइल है। और 100% पे अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन है तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। तो ये कॉन्सेप्ट चल रही थी अपने, 25 वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था डिग्री ऑफ सैचुरेशन में, तो ये टेबल याद रखना। देखो ये टेबल वगैरह याद रखना बहुत जरूरी है। हम लोग बोलते हैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं याद नहीं कर सकता देखिए ये डायलॉग तो मेरा फेवरेट हो गया है, तो ये भूल जाओ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं याद नहीं कर सकता, अगर बोलोगे तो दूसरा जो जो याद किया हुआ है उसका 1 नंबर आ जाएगा अगर क्वेश्चन आ गया। कोई मतलब का ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। वॉइड रेशियो दिया है, पोरोसिटी पूछा है, तो पोरोसिटी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, मतलब क्या है 0.5 बाई 1 प्लस 0.5 1.5, है ना, कि क्या हो गया 1/3, मतलब n इक्वल टू 33.333% चलता रहेगा डी। तो ये तो है पोरोसिटी का इक्वेशन। उसी तरह वॉइड रेशियो को अगर इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो उसका क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, ये, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हो गया। बाकी अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर लिखना है तो पोरोसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉइड रेशियो अगर लिखना है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों ही पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल, LND, लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। बट ज्यादा बेटर पैरामीटर कौन है, तो ज्यादा बेटर पैरामीटर आपका वॉइड रेशियो, E इज गुड एज कंपेयर टू पोरोसिटी। क्यों, जो वॉइड रेशियो इसका जो बेस है ये कांस्टेंट बेस है। क्यों, सॉइल मैकेनिक्स में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को इनकंप्रेसिबल कंसीडर किया जाता है, तो सॉलिड का कभी वॉल्यूम या वेट चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये चीज होती है कांस्टेंट। बट यहाँ पर जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल को एज ए बेस डिफाइन करके पोरोसिटी को डिफाइन किया गया है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट। क्यों, जैसे जैसे आपका वॉइड बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, आपका ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब इसका रेंज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो वॉइड रेशियो है, ठीक है, ये 0 हो सकता है क्या, वॉइड रेशियो कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। तो वॉइड रेशियो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बस यही है, ये इसका रेंज है, मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन वो 0 नहीं होगा। अब जो पोरोसिटी है, ठीक है, पोरोसिटी का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जा सकता है, पोरोसिटी भी सेम कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो पोरोसिटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट ये कभी भी 100 से भी ज्यादा नहीं होगा, तो पोरोसिटी विल बी ऑलवेज लेस देन 100। और 100 के बराबर भी नहीं होगा, लेस देन 100, लेस देन 100 उसके बराबर हो गया, मतलब मान लो अगर पोरोसिटी 100 के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल कुछ है ही नहीं, वो तो पूरा वॉइड ही वॉइड है, खाली। समझ रहे बात को, खाली। वॉइड मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। अपना जो संविधान है उसमें ये वाला टर्म काफी ज्यादा यूज किया है, तो वहां पे ये मत समझना कि वो सॉइल वाला वॉइड है, सॉइल वाला ही वॉइड है वो, मतलब वॉइड एक इंग्लिश टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है खाली स्पेस, कुछ भी नहीं है, नल। समझ में आ रहा है, तो संविधान में यूज किया गया है कि ये सर्टेन कंडीशंस में ये वाला आर्टिकल में जो नियम कानून लिखा गया है वो वॉइड हो जाएगी,
सल्बी वॉइड, सल्बी वॉइड मतलब शून्य हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह का ये अच्छा एक वर्ड है जो उपयोग में लाया जाता है, तो ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, अगर लॉजिकली बात करें तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, पूछ रहे जियोलॉजिकल साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, किसका, सॉइल का पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब जियोलॉजिकल साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा ये बताइए। अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, वेदरिंग, वेदरिंग, अपहीवल। मैं आपको समझाता हूं, पहले ये ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप इमेजिन करो ना कि जो हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है, अपना हिमालयन माउंटेन्स है अपना, वहां से गंगा नदी आ रही है। ये जो आती है गंगा नदी हिमालयन माउंटेन से, तो ये उस समय क्या करती है, सबसे पहला जो सॉइल फॉर्मेशन का बात कर रहा हूं, पहले क्या करती है, देखिए एक मिनट, हमारा थोड़ा ये हैंग हो रहा है। जो ये माउंटेन्स है, ठीक है, ये क्या आपका माउंटेन्स, माउंटेन्स समय के साथ वहीं पे अपने प्लेस पे खड़ी है, ठीक है, समय के साथ अपने प्लेस पे खड़ी है, तो वो धीरे 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 कमजोर होते हैं और छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में उनका जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो निकलते रहता है, सेडिमेंट्स, है ना, वो छोटे छोटे टुकड़े निकलते रहते हैं। तो वो समय के साथ होता है, क्लाइमेट में चेंजेस होने के साथ साथ होते रहती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग से क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक है, चट्टान है, उनके छोटे छोटे पीसेस बनते हैं। अब वो जो छोटे छोटे पीसेस बनते हैं, उसको ये जो रनिंग वाटर है ये कैरी करता है, ठीक है, ये कैरी करता है, ये रनिंग वाटर अपने साथ लेके आता है ना। तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ये पानी किसका काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके आएगी, फिर कहीं ना कहीं वो जाके डिपॉजिट कर देगी। ये इस तरह से जब डिपॉजिट कर देते हैं तो प्लेन्स बनते हैं, क्या बनते हैं, प्लेन्स, है कि नहीं। जैसे गंगा नदी जो एंटर करती है हरिद्वार में, तो हरिद्वार आपका प्लेन है, ठीक है, हरिद्वार प्लेन है, और हरिद्वार से ही सबसे पहले गंगा नदी प्लेन्स में एंटर करती है, ओके। तो प्लेन्स में एंटर करेगी, तो ये जो प्लेन्स है ये किसके बने हैं, ये ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो ये जो सेडिमेंट्स है उसको जो डिपॉजिट किया गया, तब जाके ये प्लेन्स बना है ना। तो ये सारे सेडिमेंट्स क्या है, सॉयल है, यहाँ पे खेती वगैरह किया जाता है ना। अलुवियल प्लेन्स इनको बोला जाता है, किस तरह का, अलुवियल प्लेन्स बोला जाता है। तो ये डिपोजिशन हुआ, उसके बाद जब एक लेयर डिपॉजिट हुई, फिर और सेडिमेंट तो आ ही रहा है, नदी ट्रांसपोर्ट करके लेके आ ही रहा है, फिर धीरे धीरे और डिपोजिशन होगा, और एक लेयर चढ़ा, फिर और एक लेयर चढ़ा, मतलब अप हीव बन रहा है। हीव मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक परत चढ़ाते रहना, हीव, जैसे हम बनाते हैं ना ये धान का हीव, ठीक है, गेहूं का हीव, तो वो हीव, अपहीवल। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, पठार बन जाएगा, पठार टाइप, समझ रहे हैं बात। तो ये जियोलॉजिकल साइकिल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो क्या है स्टेप, क्या क्या है आपने देखा अभी, वेदरिंग हो रही है पहले, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, डिपोजिशन होने के बाद लास्ट में अपहीवल हो रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, जो ऑर्डर होगा, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल। तो ये है आपका जियोलॉजिकल साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको अलग अलग जियोलॉजिकल साइकिल पूछा जा सकता है, जो जनरली हमसे पूछेंगे, एक तो ये सॉइल का हो ही गया, दूसरा रॉक का, रॉक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीएमसी वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसका जियोलॉजिकल साइकिल क्या है, रॉक अलग अलग तरह के हैं, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, बहुत अलग अलग तरह के रॉक है। बीएमसी में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, शायद ये रॉक वाला तो अपना पूरा का पूरा वीडियो क्लास ही फ्री में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो आप वहां से देख पाएंगे उसको, तो रॉक आप वहां से देख लीजिए। अब जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो क्या करना चाहता हूं, देखिए अभी जैसे ये नदी क्या कर रहा है, यहाँ पे जो मैंने बताया, ये जो वेदरिंग का जो प्रोडक्ट है, जो रॉक्स है, पहाड़ है, उसका जो वेदरिंग का जो प्रोडक्ट है, छोटे छोटे सेडिमेंट, ये नदी उसको यहाँ पे कैरी करते हुए लेके आया और कहीं पे डिपॉजिट किया, तो प्लेन्स बना, और धीरे धीरे अपीवल होता है तो पठार वगैरह बन जाता है। तो ये जो प्लेन्स है इसको हम क्या बोलते हैं, अलुवियल प्लेन, और इस ये जो सॉइल हुआ वो किस कैटेगरी में आ गया, अलुवियल सॉइल की कैटेगरी में आ गया। लेकिन मान लो ये जो वेदरिंग का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो वेदरिंग का प्रोडक्ट है, ये जहां से वेदर हो रहा है वहां से मूव नहीं कर रहा है, वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही डिपॉजिट हो जा रही है, और वहीं पे एक सॉइल बना रही है, ठीक है। ये जो वेदरिंग का प्रोडक्ट है जहां पे वेदरिंग हुआ है, उसी के आसपास वही लोकेशन पे, ओरिजिनल लोकेशन पे ही, एट द लोकेशन ऑफ ओरिजिन, जहां से ये वेदरिंग का प्रोडक्ट निकला है, वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह का जो सॉइल होता है इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल सॉइल, रेजिडुअल सॉइल,
ठीक है, या फिर कभी कभी इसी का नाम सेडिमेंट्री सॉइल के नाम से भी आप पढ़ोगे। ठीक है, सेडिमेंट्री सॉइल, रेसिडुअल सॉइल या फिर सेडिमेंट्री सॉइल। समझ में आ रहा है? और ये जो कैरी करके ला रहा है नदी और दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर रहा है, तो ये तो नदी कैरी करके ला रही है इसलिए हम इसको अलुवियल बोल देते हैं, लेकिन ये जो कैटेगरी है बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में आ जाएगा, ये अलुवियल सॉइल की। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के टर्म्स में। तो ये देखा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है उसके कंपैरिजन में रेसिडुअल सॉइल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है वो काफी अच्छी होती है। रेसिडुअल सॉइल इज हैविंग गुड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेड सॉइल। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में अपना कैसा कैसा स्ट्रेंथ वगैरह हम देखते हैं। ठीक है, जो मेन अपना प्रॉपर्टी होता है तो वो ज्यादा होता है किसका, रेसिडुअल सॉइल का, वो अच्छा होता है। और भी जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो सारे क्लियर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और रॉक का जो जियोलॉजिकल साइकिल है वो पढ़ लीजिएगा, या फिर अपन लोग बीएमसी तो हमने करा ही दिया था इससे पहले, लेकिन फिर भी अगर मान लो मैं शिफ्ट करूंगा ये रॉक ये सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद बीएमसी वगैरह पे जो रॉक है टिम्बर है इन सबको अगर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो फिर मैं बता दूंगा वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। The void ratio of a soil sample having porosity of 0.32, ठीक है, and moisture content of इतना। अब देखो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट दिया दे रखा है और पोरोसिटी दे रखा है और बोल रहा है कि वॉइड रेशियो बताइए। तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको ये मॉइस्चर कंटेंट, क्यों? अरे वॉइड रेशियो बताने के लिए हमारे पास तो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सीधा सीधा। क्या है? E इक्वल टू क्या होता है, एन डिवाइडेड बाई 1 - n, है ना? तो पुट करिए 0.32 डिवाइडेड बाई 1 - 0.32। ओके, तो ये रिजल्ट आपको निकल जाएगी 0.47। तो यहां से सीधा निकल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। उसी तरह से अगर आप पोरोसिटी लिखोगे तो E डिवाइडेड बाई 1 + E, और एक अपने पास फॉर्मूला होता है सहवाग वाला, S इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, इसको बोलते हैं सहवाग फॉर्मूला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि काम आता है आपका हमेशा, है ना? लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाटर कंटेंट देने का कोई जरूरत नहीं था। वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट का अगर रेंज बताएं तो वाटर कंटेंट 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 100 भी हो सकता है। तो वाटर कंटेंट के लिए हम सिंपली लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरह से ये वॉइड रेशियो के लिए अगर हमको इक्वेशन लिखना है तो हम लिखेंगे सिंपली वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन 0। ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, वॉइड रेशियो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0। अगर पोरोसिटी के लिए अपने को रेंज लिखना है तो पोरोसिटी का रेंज हम क्या लिख सकते हैं, पोरोसिटी का हम रेंज लिखेंगे कि इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, बट लेस देन 100। समझ में आ रहा है? पोरोसिटी हमेशा 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, हमेशा 0 से ज्यादा होगा, कभी 0 के बराबर नहीं होगा, एंड लेस देन 100 होगा, कभी 100 के बराबर नहीं होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का अगर हम रेंज लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 100 होगा, ऐसा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 0 भी हो सकता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100 भी हो सकता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में अभी मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था उसमें 25 वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, 25 वाला कॉन्सेप्ट मतलब 0, फिर 0 से 25, फिर 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100। अब ये क्या है, ड्राई सॉइल, ठीक है, ह्यूमिड सॉइल, डैम्प्ड सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, वेट सॉइल, ठीक है, फिर सैचुरेटेड सॉइल। ये सारी चीजें आ रही थी, तो वो टेबल आपको याद रखनी है, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे। तो ये अलग अलग रेंज है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू क्या निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ऐसे निकालते हैं। पोरोसिटी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी वॉइड रेशियो। पोरोसिटी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। वाटर कंटेंट का तो बता ही दिया, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। जी तो आपको मालूम ही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर एक क्वेश्चन अभी आया था जिसमें हमने बात किया ही था कि मोस्ट ऑफ द सॉइल जो होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 2.5 फॉर मैक्सिमम सॉइल। समझ में आ रहा है? और सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्ले से कम होता है। ठीक है, सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, सैंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी का रेंज क्या था, 2.65 से 2.67। किसका था, सैंड का। और क्ले का जो स्टार्ट हो रहा था वो 2.7 से 2.8 के रेंज में आ रहा था, ये आ रहा था क्ले का। ठीक है, ये आ रही थी सैंड की। प्लस इनऑर्गेनिक सॉइल जो था उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी था इट वाज लेस देन 2।
ठीक है, लेस देन 2 कहने का मतलब वो 1.5 से लेके 2 के बीच में आता था ऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी। याद है? ठीक है, चीजें याद रहेंगी आपको, तो ये याद रखना। लेटराइट सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 3 तक जाती थी, अप टू 3। लेटराइट सॉइल ऐसा सॉइल जिसमें आयरन ऑक्साइड, अल्यूमिनियम वगैरह खनिज अधिक पाया जाता है, वो उस तरह का सॉइल लेटराइट, और उसका रंग जो होता है वो लाल होता है आयरन के कारण। ठीक है, झारखंड वगैरह में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में लेटराइट सॉइल आपको काफी देखने को मिलता है। देखिए ये जो क्वेश्चन अब आ गया, अब यहाँ पे आ गया इस वाले चैप्टर में, ठीक है, आ सकता है, कोई बात नहीं है, ये बेसिकली सॉइल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का पार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं। जो अपना पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक तरह का इंडेक्स प्रॉपर्टी है, और इंडेक्स प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो वहां पर हम ये पढ़ते हैं, सीयू और सीसी, दो चीजें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीयू एंड सीसी। सीयू मतलब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, है ना, और सीसी मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। सीयू का जो फॉर्मूला था, अगर याद करोगे, हम लिखते थे D60 डिवाइडेड बाई D10। D10 क्या है? इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द पार्टिकल को हम D10 कहते थे। समझ में आ रहा है? D10 का मतलब क्या है? जब हम सीव एनालिसिस वगैरह करते हैं, अच्छा ये CuCC, सबसे पहले तो ये क्या है? ये है सेफ फैक्टर, इसको हम बोलते हैं सेफ फैक्टर। ओके, और ये सेफ फैक्टर बेसिकली किस तरह के सॉइल का प्रॉपर्टी है? ये कोहेजन लेस सॉइल का प्रॉपर्टी है। कोहेजन लेस सॉइल का प्रॉपर्टी है। कोहेजन लेस सॉइल में कौन कौन सा आता है? बेसिकली सैंड आता है एंड ग्रेवल आता है। लेकिन हम जब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, तो उस समय कभी कभी गेट के क्वेश्चन में, ईएस के क्वेश्चन में, है ना, वहां पर आपका फाइन ग्रेन सॉइल जो होता है उसका भी सीयूसीसी पूछ लेता है। कोई बात नहीं, निकाला जा सकता है, हमारे पास फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, क्योंकि क्वेश्चन जैसा बोल रहा है हम उस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल देंगे। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें, तो ये जो सेफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज रिलेटेड टू कोहेजन लेस सॉइल। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, अब क्या इसका पर्पस है, क्या है, बताएंगे। अब ये D10 जो है, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, है ना। हमारे पास तीन अलग अलग मुख्य पार्टिकल है जो हम चूज करते हैं। कौन सा? एक तो हो गया D10, दूसरा यहाँ पे दिख ही रहा है D60, और एक साइज हम चूज करते हैं जिसको बोलते हैं D30। ठीक है, D मतलब इट रिप्रेजेंट डाया ऑफ द पार्टिकल। अब 10 का मतलब क्या है? इस ये वो पार्टिकल है, मतलब 10 का मतलब ये है कि ये दिस इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल जिससे नीचे ओनली 10% सॉइल जो है ना वो फाइन है। मतलब जो भी एक सॉइल है आपका, आप जिसका सीव एनालिसिस कर रहे हो, सीव एनालिसिस किए और इस सॉइल से आपका एक D10 का वैल्यू निकला। अब ये D10 का वैल्यू ऐसा होगा कि ये जो भी ये डाया है, ठीक है, ये D10 वाला जो भी डाया है, इससे नीचे इस पूरे सॉइल का ओनली 10% सॉइल जो है वो पास करेगा, बाकी ऊपर पूरा 90% होगा। ऊपर 90% होगा मतलब केवल 10% पार्टिकल इस D10 वाले पार्टिकल साइज से छोटे होंगे, बाकी सब इससे बड़े होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज है। उसी तरह से अब D60 कह लो, D30 कह लो, है ना, तो ये होता है। ये सीव एनालिसिस वगैरह हम जब करते हैं तो वहां पे इनको निकाला जाता है। अब तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए तो सीव एनालिसिस वगैरह नहीं करते हैं, तो वहां पे कैसे निकालेंगे? वही बात है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो प्रॉपर्टी है मुख्य रूप से कोहेजन लेस सॉइल के लिए, जिसमें सैंड एंड ग्रेवल आता है, ये उनके लिए है। बट क्वेश्चन आपको जैसा बोलेगा आपको वैसा चलना होगा। फाइन ग्रेन सॉइल का पूछ रहा है तो उसका भी बताओ, बताना पड़ेगा। समझ गए? अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का जो फॉर्मूला था मैंने आपको दिया, D60 अपॉन D10। सीयू का फॉर्मूला यहाँ पे एक बार फिर से लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। D60 अपॉन D10। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला है CC, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है D30 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर D30 का स्क्वायर हो गया तो नीचे भी कोई दो चीज होना चाहिए, तो क्या होता है वो? D60 से D10 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। समझ में आ रहा है? ये दो फॉर्मूला होता है सीयू एंड सीसी का। अब सीयू और सीसी सेफ फैक्टर और क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है? जो सीयू है ये रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज रेंज मतलब, पार्टिकल साइज रेंज कहने का मतलब है एक कोई सॉइल है, ठीक है, अब इसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा, तो कहां से कहां तक रेंज का पार्टिकल साइज है, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, हाँ, कितने मीडियम वाले हैं, ये जो रेंज है इस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपका सीयू, पार्टिकल साइज रेंज। समझ में आ रहा है? प्लस हम जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, इस तरह का कर्व वगैरह बनता है, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में
इसका जो स्टार्टिंग है ये पीएचडी कर्व है, पीएचडी कर्व पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, ठीक है, अलोंग विथ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब हमारे पास अलग अलग तरह के ग्रेड थे, ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, इन सब चीजों को। तो कहने का मतलब है जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है ये आपको ये बताएगा कि सॉइल आपका क्या है, सैंड है, ग्रेवल है, सिल्ट है, क्या है, ये सब चीजें है ना। एक तो ये बताएगा, ओके, मुख्य रूप से अगर बात करूं तो आपको ये बताएगा कि व्हाट इज योर सॉइल। आप ऐसा देसी भाषा में याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा, व्हाट इज योर सॉइल, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी देगा। कहने का मतलब सैंड या ग्रेवल, ठीक है, क्या, ठीक है, आपका सॉइल क्या है, पहले तो ये बताएगा। और ये लॉजिक उसको कहां से मिल रहा है, जैसे मैंने अभी बोला कि ये पीएचडी में ओरिजिन किधर से हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे एक्स वाले स्केल में साइज ऑफ पार्टिकल लिखा रहता है, और साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे हमको मालूम है, हम कैटेगराइज करते हैं सैंड, ग्रेवल, सिल्ट वगैरह सब चीजों को। तो जहां से कर्व ओरिजिन होगा तो हम यहाँ से समझ पाएंगे कि अच्छा यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इतने रेंज में है, तो ये ग्रेवल वाला रेंज है, ये सैंड वाला रेंज है, ऐसा ऐसा, तो हम ये समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है, तो ये टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल साइज का रेंज बताता है, इसलिए टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताएगा, प्लस उसका ग्रेडेशन बताएगा। ग्रेडेशन, अब ये ग्रेडेशन कहने का मतलब है वेल ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, किस तरह का ग्रेडेशन है। तो ये ग्रेडेशन कहने का मतलब ये होता है कि वेल ग्रेडेड, अगर मैं उसका बात करूं तो किसी भी सॉइल वॉल्यूम में, जैसे ये एक सॉइल हमने यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, और इसमें मैं बोलूंगा कि ये सॉइल मेरा वेल ग्रेडेड है, मतलब इसमें हर एक तरह के सॉइल के पार्टिकल होंगे, बड़े बड़े भी प्रोपोर्शनली होंगे, छोटे छोटे भी होंगे, मीडियम वाले भी होंगे, मतलब हर एक तरह का सॉइल पार्टिकल होगा, हर एक साइज का, डिफरेंट साइज का सॉइल पार्टिकल होगा, इसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। और वेल ग्रेडेड सॉइल का जो पीएचडी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है वो इस तरह से बनेगा कुछ। तो इस तरह से अगर आप कर्व देख लें कहीं और आपसे पूछेगा कि इस तरह का कर्व है तो वो किस तरह का, उसका ग्रेडेशन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वेल ग्रेडेड होगा, ठीक है, ये वेल ग्रेडेड होगा। अब और भी ग्रेडेशन होता है, जैसे पुअर ग्रेडेड, ठीक है, पुअर ग्रेडेड में क्या होता है, मतलब कुछ पार्टिकल साइज होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ऐसा। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब एक ही सॉइल जो है उसमें एक ही साइज का सारा दाना है, ठीक है, लगभग एक ही साइज का सारा दाना है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अब गैप ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड में ऐसा होता है कि देखिए कुछ ऐसा जा रहा है कर्व आपका, ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा जा रहा है, मतलब कुछ कुछ पार्टिकल है, बस एक सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल होता नहीं है, वो स्किप हो जाती है, प्लस उसके बाद फिर और बढ़ रही है आपका। समझ में आ रहा है, कोई एक सर्टेन साइज ऑफ पार्टिकल उस पर्टिकुलर सॉइल में नहीं होगी, तो इस तरह का ग्रेडेशन को हम कह देते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। तो ये जो सीयू है ये बेसिकली आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपका सॉइल है क्या और उसका ग्रेडेड, ये चीज को ये सीयू रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया, इसका कुछ कुछ वैल्यूज है, आपको वो याद रखना जरूरत है। जैसे हम अगर सी यू ग्रेटर देन 6 अगर होता है तो हम कहते हैं कि जो भी सॉइल है मेरा वो वेल ग्रेडेड सैंड है, वो क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। तो देखिए सी यू का वैल्यू अगर 6 आपको मालूम हो गया तो आप बता सकते हो कि ये जो सॉइल है वो एक तरह का सैंड है और उसका ग्रेडेशन भी अच्छा है। और सी यू का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और सीयू का वैल्यू यदि 1 है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो वो जो सॉइल है वो यूनिफॉर्म सॉइल होती है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, मतलब जो भी सॉइल होगी उसमें एक ही साइज का पार्टिकल साइज होगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अब वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ग्रेवल है, सैंड है, ये डिपेंड करेगा उसका पार्टिकल साइज को देखने के बाद आप बता पाओगे कि वो एक्चुअली में क्या है, सैंड है, ग्रेवल है या क्या है। समझ में आ रहा है बात आपको, ठीक है। तो ये सारा चीज, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा आपको ये सीयू के ऊपर ही पूछा है, कोफिशिएंट इज मोर देन 10 का मतलब हम क्या समझेंगे, अगर सीयू का वैल्यू अगर 10 से ज्यादा है तो हम क्या समझेंगे। तो देखिए हम जब भी पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं पर भी पढ़ाई करते हैं, चाहे आईआईटी में पढ़ो, एनआईटी में पढ़ो, किधर भी पढ़ो, आपको यही दो बात बताया जाता है, क्योंकि यही दो बात अपने काम का है। तो यही से लॉजिक लगा के हम कह सकते हैं कि जब सीयू का वैल्यू ग्रेटर देन 6 आ रहा है तब हम उसको देखो, इसमें एक टर्म तो आ ही जा रही है वेल ग्रेडेड, ठीक है, और ये आ जा रही है आपका यहाँ पे सैंड, लेकिन यहाँ पे सीयू मोर देन 10 पूछ लिया है, तो वेल ग्रेडेड तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे सॉइल लिखा हुआ है क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम वो किस तरह का सॉइल है,
ओके हमको वो रेंज का स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मालूम कि वो किस तरह का सॉइल है, तो हम उसको कह सकते हैं वो एक तरह का सॉइल है, वो सैंड है या ग्रेवल है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछता तो सीयू का डेटा जो है इस रेंज में दिया रहता है, सीयू ग्रेटर देन 6, सीयू ग्रेटर देन 4। तो सीयू ग्रेटर देन 6 यहाँ पे बोला है, तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि वेल ग्रेडेड सैंड है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे सैंड भी रहता ना सही, मतलब ऑप्शन में, तो यहाँ पे सैंड, तो ये भी आपका सही हो जाता। तो सीयू ग्रेटर देन 6 तो वो क्या होगा, वेल ग्रेडेड सैंड। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। और अब बात कर लेते हैं सीसी का, ये कर्वेचर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का शेप को रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पीएचडी। समझ में आ रहा है? तो जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की शेप है ये हमको किसके बारे में जानकारी देता है? ओनली ग्रेडेशन, ओनली ग्रेडेशन। ये हमें केवल ग्रेडेशन के बारे में बताएगी। ये किस तरह का सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल के बारे में किसी भी तरह का जानकारी हमें नहीं देता है। कौन? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमको किस चीज का जानकारी देता है? ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। क्यों? ये क्या बताती है? शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। समझ में आ रहा है? तो ये जो ग्रेडेशन है ये क्या क्या ग्रेडेशन, अभी तो हमने बात किया, वेल ग्रेडेड होगा, पुअरली ग्रेडेड होगा, गैप ग्रेडेड होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ डेटा है। अब वो डेटा क्या है? वो डेटा देखिए यहीं पे लिखता हूँ बगल में। अगर सीसी का वैल्यू अगर अपने पास आ गया 1 से 3 के बीच में, 1 2 3, तो उसे हम बोल देंगे वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल। ये बात तो क्लियर है कि वो हो जाएगा वेल ग्रेडेड सॉइल। मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, सीसी का वैल्यू निकाल लोगे, सीसी का सी एनालिसिस करने के बाद ये सब D30 D60 D10 निकालने के बाद सीसी का वैल्यू निकालिए, अगर 1 से 3 के बीच में आ गया तो ये पक्का हो गया कि वो हो गया आपका वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर सीसी लेस देन 1 है या सीसी ग्रेटर देन 3 है, सीसी क्योंकि यहाँ पे 1 से 3 का रेंज होता है, तो सीसी लेस देन 1 अगर है और सीसी ग्रेटर देन 3 अगर है, तो आपका जो सॉइल होता है उसे हम पुअरली ग्रेडेड सॉइल कह देते हैं। क्या बोल देंगे अपन? उसे हम बोल देंगे पुअरली ग्रेडेड सॉइल। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछेंगे कि सीयू क्या बताता है, सीसी क्या बताता है। यहाँ पे तो सिंपली ये कोफिशिएंट मोर देन 10, तो ये तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल था। ठीक है, लेकिन इसके बारे में भी पूछ सकता है कि शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में भी बताता है। ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में ओरिजिन, उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द कर्व, उसके बारे में भी बताता है ना। मतलब वो ग्रेडेशन के बारे में बताएगा, फिर टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बताता है, कौन? सीयू। और सीसी क्या बताता है? केवल शेप ऑफ द पीएचडी के बारे में बताता है, उससे हमें केवल ग्रेडेशन का अंदाजा लग पाता है। ठीक है, प्लस ये रेंज हो गया, सीयू ग्रेटर देन 6, सीयू ग्रेटर देन 4, ये याद रखने की जरूरत है। सीयू इक्वल टू 1 मतलब यूनिफॉर्म सॉइल, मतलब एक ही साइज, एक ही पार्टिकल साइज उसमें ज्यादा होगा उस तरह का सॉइल में। ठीक है, उस तरह के सॉइल को हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल बोलते हैं, जो कि अच्छी नहीं होती है ना। अपने को क्या चाहिए? वेल ग्रेडेड सॉइल चाहिए होता है इंजीनियरिंग पर्पज से। उसके बाद अगर हम बात करें इधर किधर, ये सीसी में, सीसी का रेंज होता है 1 से 3। ठीक है, 1 से 3 के अंदर है कोई भी सॉइल तो उसका वेल ग्रेडेड हो जाएगा, वो सॉइल क्या हो जाएगा? वेल ग्रेडेड सॉइल हो जाएगा। ठीक है, एक से कम और 3 से ज्यादा होगा तो वो सॉइल किस कैटेगरी में आ जाएगी? पुअरली ग्रेडेड सॉइल के कैटेगरी में आ जाएगी। समझ गए बात? तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। और देखिए और एक चीज मैं आपको यहीं पर एक पॉइंट और आइडिया दे देता हूँ। सीयू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, सीयू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, आप ये समझिए कि रेंज ऑफ पार्टिकल साइज जो है उस पर्टिकुलर सॉइल में वो भी ज्यादा है। मतलब बहुत अलग अलग तरह के ज्यादा ज्यादा पार्टिकल, मतलब रेंज ज्यादा है। समझ में आ रहा है? रेंज कैसे देखते हैं आप? जैसे 10 mm से 20 mm, ये हम एक रेंज देख लेंगे। या फिर 4.75 mm है ना, से 50 mm। तो यहाँ पे 50 mm मतलब क्या लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखो ये दो रेंज है, ऐसा समझो, ये एक पहला रेंज, ये एक दूसरा रेंज। ठीक है, तो इसमें कौन सा रेंज बेसिकली बड़ा है? ऑब्वियस ये 4.75 से लेके 50 mm वाला रेंज बड़ा है, क्योंकि इसमें 4.75 से लेके 50 mm के बीच में जो डिफरेंट पार्टिकल साइजेस होंगे वो सभी तरह के पार्टिकल साइज इस पर्टिकुलर सॉइल में इंक्लूडेड है। लेकिन इसमें जो 10 mm से लेके 20 mm के बीच वाले पार्टिकल साइज ही इंक्लूडेड है। तो पहला वाला रेंज कम है, दूसरा वाला रेंज ज्यादा है। तो सीयू का वैल्यू किस वाले रेंज में ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली जब भी आप कैलकुलेट करोगे ये फैक्ट है, सीयू का वैल्यू सेकंड वाले रेंज में ज्यादा आएगा। मतलब जिसमें पार्टिकल साइज रेंज ज्यादा होगा
उस सॉइल का सीयू का वैल्यू भी ज्यादा आएगा। तो सीयू का वैल्यू ज्यादा आ रहा है मतलब हम आप समझिए पार्टिकल साइज रेंज ज्यादा, मतलब अलग अलग साइज के बहुत सारे पार्टिकल हैं एक पर्टिकुलर सॉइल में, तो वो सॉइल को हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल, तो उसका ग्रेडेशन अच्छा होगा। तो सीयू का वैल्यू जितना ज्यादा अच्छा होगा उसका ग्रेडेशन उतना अच्छा होगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये वाला एक क्वेश्चन पढ़िए। देखिए आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, मतलब दिखा पहाड़ लेकिन खोदा तो चूहा भी नहीं निकला। Water content of a soil sample is the difference of weight of the given sample at the given temperature and weight determined after drying it for 24 hours। बिल्कुल ये टाइम याद रखना, ये अलग से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ओवन ड्राइंग मेथड होता है, ठीक है, ODM ओवन ड्राइंग मेथड हम यूज करते हैं वाटर कंटेंट को निकालने के लिए। तो इसमें जो सॉइल होता है उसको कितने घंटे तक ओवन में रखते हैं? 24 घंटे तक। एट टेम्परेचर रेंज फ्रॉम व्हाट, तो ये पूछा है कि कितने टेम्परेचर पे हमको ओवन में क्या टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 105 से 110 डिग्री का रेंज, है ना, ये ओवन ड्राइंग मेथड का बात कर रहा है। जनरली जो सॉइल होता है उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो हम मेंटेन करते हैं 105 से लेके 110 डिग्री के बीच में, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं सॉइल के, जैसे अगर ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉइल है तो ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है वो वोलेटाइल होता है, ज्यादा गर्म करोगे वो मतलब वो उड़ जाएंगे, तो वो सॉइल का प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा। हमको बस सॉइल का वाटर कंटेंट निकालने से मतलब है, उसका प्रॉपर्टी से छिड़कानी नहीं करनी है अपने को। तो इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो टेम्परेचर की लिमिट रहती है वो 60 डिग्री सेल्सियस रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। प्लस अगर सॉइल में जिप्सम कंटेंट वगैरह है सब कुछ, ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर मान लो सॉइल में जिप्सम है, तो जिप्सम में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4.2H2 होती है आई थिंक, ठीक है। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो अगर आप ऐसा सॉइल जिसमें जिप्सम है, ठीक है, उसको हीट कर दोगे 105 से 110 डिग्री के सेल्सियस के बीच का, तो जो क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये भी इवापोरेट कर जाएगी, ये भी लूज कर देगा। तो ये हमको सॉइल को नहीं छेड़ना है जैसा कि मैंने पहले बोला। तो इसके लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर आप अलाउ करोगे वो होगा 80 डिग्री सेल्सियस, इससे कम पे ही रखना है, इससे ज्यादा हमको लेके नहीं चलना है। समझ में आ रहा है? तो ये तीन रेंज ऑफ टेम्परेचर है और कितने घंटे तक रखेंगे? टोटल 24 आवर्स तक के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका ओवन ड्राइंग मेथड, बस ये डेटा इस मेथड से आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी हम वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, हमको वाटर कंटेंट क्या चाहिए? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो उस सॉइल का जो वेट ऑफ सॉलिड है वो आप मालूम कर लो। अब ये वेट ऑफ सॉलिड उस सॉइल का कैसे मालूम होगा? जब ओवन ड्राई कर दोगे तो पानी इवापोरेट हो गया वॉइड से, तो वॉइड में एयर है, एयर का कोई वेट होता नहीं है, तो जो वेट निकलेगा वो वेट ऑफ सॉलिड ही होगा, है ना। तो जो भी सॉइल है मॉइस्ट सॉइल, इसका वाटर कंटेंट निकालनी है, इसका वेट है W1। ओवन में रखा, ठीक है, ओवन में रखा, सॉइल निकला, इसका वेट निकालिए W2। तो वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर क्या हो गया? W1 माइनस W2, दिस इज योर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई W2 इंटू 100%, दिस इज योर वाटर कंटेंट। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। बड़ा सिंपल सा अच्छा सा मेथड है, लैबोरेटरी मेथड है, इसको लैब में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एक्यूरेसी काफी ज्यादा, ठीक है, हाईली एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट मेथड। ये किस तरह का मेथड है? इट इज हाईली एक्यूरेट मेथड। अब देखिए ये तो एक मेथड है वाटर कंटेंट को निकालने के लिए, और भी हमारे पास डिफरेंट अलग अलग मेथड है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछते हैं कि और कौन कौन से मेथड है जिसको यूज करके हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। एक मेथड पिक्नोमीटर मेथड है, ये आप याद रखिएगा, भूलना नहीं आपको। पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर आप बेसिकली याद किए हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, लेकिन कभी नहीं भूलना, पाप हो जाएगा। पिक्नोमीटर से हम वाटर कंटेंट भी निकाल लेते हैं उस सॉइल का जिस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको मालूम होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का क्विकेस्ट मेथड है, ये भी एक तरह का क्विकेस्ट मेथड है, क्विकेस्ट मेथड। इसको भी हम लेबोरेटरी में ही कंडक्ट करते हैं, ये भी एक तरह का लैब मेथड है। और क्विकेस्ट, फर्स्ट क्विकेस्ट नहीं, ये सेकंड क्विकेस्ट मेथड है, सेकंड क्विकेस्ट। फर्स्ट क्विकेस्ट कौन है? एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं CaC2 मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, या फिर मॉइस्चर टेस्टर मेथड, जो कि फील्ड मेथड होती है। फील्ड एम्बैंकमेंट का मॉइस्चर कंटेंट को निकालने के लिए फील्ड में हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड या फिर मॉइस्चर टेस्टर मेथड करते हैं, जो कि आपको रिजल्ट दे देता है 5 to 7 मिनट्स के अंदर में, है ना।
5 to 7 मिनट्स के अंदर में आपको रिजल्ट दे देता है मॉइस्चर कंटेंट का। तो ये फील्ड मेथड है, काफी यूज में लाया जाता है। तो ये सबसे फास्ट है। उसके बाद जो फास्ट है वो है आपका पिग्नोमीटर मेथड, जो कि लेबोरेटरी में किया जाता है। इसके बाद और भी बहुत सारे छोटे बड़े नाम हैं जो कि आपको याद रखना है, बस उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे भी तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। सैंड बाथ मेथड एक होती है, ठीक है, और एक मेथड होता है अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड, ठीक है। एक मेथड हो गया सैंड बाथ, एक हो गया अल्कोहल मेथड, पिग्नोमीटर हो ही गया, ओवन ड्राई हो ही गया, कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो ही गया, और एक मेथड होता है टॉर्सनल बैलेंस मेथड, टॉर्सनल बैलेंस मेथड, ठीक है, बैलेंस मेथड, ये एक मेथड होती है। और एक मेथड अपने पास होता है कौन सा, रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। अब मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, आज के टाइम पे जो काम में उपयोग में लाने वाला मेथड है वो दो ही है, और वो दो मेथड कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका ये ओवन ड्राइंग मेथड, दूसरा हो गया आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, मॉइस्चर टेस्टर मेथड। और इनमें से और भी कोई मेथड का बस नाम है, मेथड है, पढ़ लेते हैं अपन, हमको जानकारी होना चाहिए कि इस तरह से भी निकाला जा सकता है। बाकी उपयोग में हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसका यूज में नहीं लाते, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज में लाते हैं, लेबोरेटरी में अगर कोई एनालिसिस वगैरह करना होता है तो ओवन में रख के एनालिसिस करते हैं, एक्यूरेट वाटर कंटेंट निकाल के। फील्ड का क्वालिटी कंट्रोल अगर करना होता है तो वहां पे मॉइस्चर कंटेंट हमको निकालनी है, तो हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड का उपयोग करते हैं फील्ड में मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए। बस यही दो मेथड, और टेम्परेचर रेंज आपको ध्यान में रहना है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट इज, क्या होता है याद रखना, कभी नहीं भूलना। गामा ड्राई इक्वल टू हम निकालते हैं कैसे, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ओके। और ऐसे अगर मैं आपको बल्क डेंसिटी का इक्वेशन बताऊं, जो अपना जनरल इक्वेशन होता है गामा बल्क, वो क्या होता है, जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अभी इसी में फॉर गामा सैचुरेटेड सॉइल, गामा सेट अगर आपको निकालना है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 पुट कर दीजिए, तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, है ना। और ड्राई सॉइल के लिए निकालना है गामा ड्राई, तो आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या पुट कर देंगे, 0, तो क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल है। व्हाट इज दिस जी, इट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। उसी तरह से आपका सबमर्ज्ड सॉइल का गामा सबमर्ज्ड, ये क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू होता है, गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। तो हम जब इक्वेशन निकालेंगे इस फॉर्मेट में, तो जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का इक्वेशन आता है गामा सबमर्ज्ड का। तो ये सारे कुछ कुछ बेसिक इक्वेशन है, आप इतना ध्यान रखिएगा, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो भी सॉइल मैकेनिक्स है इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से पूछते हैं, ठीक है। यही 4-5 बेसिक इक्वेशन है, ओके। देखिए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ो, द वॉइड रेशियो इन सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब बोल रहा है ई को हम लिखते हैं एज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सही तो है। बी, द पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ सॉइल, बिल्कुल पोरोसिटी को हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द ग्रॉस वॉल्यूम, टोटल ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। The bulk density of a soil is defined as unit weight of soil. अब ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों, जो बल्क डेंसिटी होता है उसी को हम जनरल यूनिट वेट ऑफ सॉइल ही बोलते हैं। क्यों, जो भी आपका नेचुरल स्टेट में सॉइल कहीं पे ग्राउंड में प्रेजेंट है, आप यहाँ से थोड़ा सा सैंपल निकाले, इसका जब आप वेट निकालते हो, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वही तो होगा यूनिट वेट। अब वो क्या है, बल्क डेंसिटी। इसको बल्क हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 फेज सिस्टम के अंदर है। 3 फेज सिस्टम कहने का मतलब है उसमें सॉइल सॉलिड तो होगा ही होगा, प्लस जो वॉइड है उसमें कुछ हिस्से में थोड़ा सा मॉइस्चर तो होगा ही, जब भी सॉइल निकालते हो गीला गीला थोड़ा सा रहता ही रहता है, तो थोड़ा सा पानी है ही, और उसके वॉइड में एयर भी होगा ही होगा। तो ये 3 फेज सिस्टम में आता है। और नेचुरल स्टेट में जो सॉइल होती है वो अपने बेसिकली जो जनरली होता है वो अपना बल्क स्टेट में ही रहता है, जिसमें आपको तीनों तरह का देखने को मिलता है, तीनों चीज क्या, सॉलिड, वाटर एंड एयर। तो बल्क डेंसिटी को ही हम बेसिकली यूनिट वेट ऑफ सॉइल कहते हैं, ठीक है। अब वो तो स्पेशल कंडीशन हो गई कि सॉइल में बिल्कुल भी पानी नहीं है उसके वॉइड के अंदर, तो हम उसको ड्राई डेंसिटी उसका निकालते हैं।
हम बोलते हैं कि उसका जो वॉइड है उसमें पूरा का पूरा पानी है, तो हम सैचुरेटेड डेंसिटी निकालते हैं। हम कहते हैं कि सॉइल जो है पानी के अंदर ही डूबा हुआ है, तो सबमर्ज्ड डेंसिटी निकालते हैं। ये तो स्पेशल कंडीशन हो गया, लेकिन जो एक्चुअली में जो उसका सॉइल का यूनिट वेट होता है वो क्या होता है, बल्क डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। बल्क डेंसिटी वगैरह का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड एज। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑप्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल के बेसिस पे ये सॉइल का क्लासिफिकेशन है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है, मैंने आपको समझाया था जब जियोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में मैंने बताया था, इसके कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया था, ये पहाड़ है, इसका वेदरिंग हो रहा है, वेदरिंग होने के बाद इसका छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर यहीं पर जहां पर वेदरिंग हुआ वहीं पर जमा हो जाएंगे तो उसको रेसिडुअल सॉइल, आरएस या सेडिमेंट्री सॉइल हम कहते हैं, है ना। अगर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय मोड ऑफ रिवर, एयर, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल की कैटेगरी में आ जाती है। तो मैंने वहां पे एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जैसे नदी की पानी अगर ये इस सेडिमेंट्स को, है ना, अगर ट्रांसपोर्ट करके लेके आती है तो और डिपोजिट करती है कहीं पर, तो वो अलुवियल प्लेन्स बनाती है, अलुवियल सॉइल की कैटेगरी में वो चीज आती है ना। तो जिसमें ग्रेवल, सैंड वगैरह सब कुछ अलुवियल सॉइल का कैटेगरी है, इसका अलुवियल सॉइल का। अच्छा ये चीज भी पूछा हुआ है कि ग्रेवल और सैंड वगैरह किस कैटेगरी में आता है, तो वो अलुवियल सॉइल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल मतलब ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, ये रिवर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एओलियन सॉइल मतलब विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एयर के द्वारा या फिर विंड के द्वारा। तो समझो कि जो एओलियन सॉइल होगा वो काफी हल्के होंगे, उसमें बहुत ही बारीक बारीक पार्टिकल्स होंगे, फाइन फाइन पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो ये ऐसा होता है ना। मेराइन सॉइल मतलब ये तो समुद्री बात हो गई, डिपोजिटेड बाय सी वाटर। ठीक है, सी वाटर, सी वाटर के द्वारा जो डिपोजिशन किया जाता है उसको हम बोलते हैं मेराइन सॉइल। मेराइन सॉइल में क्या होगा, आपका सॉल्ट कंसेंट्रेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। इधर एग्रीकल्चर नहीं होती, नो एग्रीकल्चर। क्यों, इरिगेशन इंजीनियरिंग हमने पढ़ रखा है, सैलिनिटी, सैलिनिटी ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल को क्या बना देती है, बंजर, है ना, बंजर, या फिर उसको हम असर सॉइल कहते हैं, असर। ठीक है, असर सॉइल। तो मेराइन सॉइल में किसी भी तरह का एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होगा। नाउ लेकुस्ट्रीन, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ टर्म, इट इज व्हाट, लेक में अगर स्टिल वाटर, कहीं पे स्टिल वाटर है, स्थिर पानी है ना, स्टिल वाटर, जैसा कि जनरली आप लेक में देखते हैं, तो डिपोजिटेड एट लेक जो सॉइल्स होते हैं उसको हम लैकुस्ट्रीन सॉइल बोलते हैं। और देखिए आइस के द्वारा, ठीक है, आइस के द्वारा जो डिपॉजिट किया जाता है उसको हम ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं, ग्लेशियल सॉइल। ओके, और एक तरह का सॉइल होता है डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी, डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी, उसको हम कोलुवियल सॉइल बोलते हैं, कोलुवियल सॉइल, सॉइल डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी। तो ये सारे पॉइंट एंड फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एग्जाम में तो ये क्वेश्चन पूछा ही है, और भी आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कोलुवियल सॉइल का एक एग्जांपल है टालस, याद रखिएगा, टेलुस, टेलुस सॉइल जो होता है, टेलुस, TALUS, इट इज एग्जांपल ऑफ कोलुवियल सॉइल। ठीक है, याद रहेगा, है ना। लो, अब इसका किसका, एओलियन सॉइल का, यहाँ पे डिपॉजिटेड बाय विंड जो पूछा, एओलियन सॉइल, इसका एक एग्जांपल लॉसेस, लॉइसेस, ठीक है, LOESES, लॉसेस, ये एग्जांपल है आपका इसका एओलियन सॉइल का, है ना। ये किधर बनता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में बनता है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में मतलब माउंटेन रीजन में, हिमालयन रीजन में, लद्दाख, उस तरफ आप देखोगे तो आपको एओलियन डिपॉजिट मिलेंगे। समझ में आया, ठीक है। इनका डेंसिटी काफी लो होता है, क्योंकि सोचो ना, हवा ऐसे सेडिमेंट को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के लेके आया, डिपॉजिट किए, तो काफी इनका डेंसिटी काफी कम होगा, इनका वेट कम था इसलिए तो हवा ने उड़ा दिया। ठीक है, डेंसिटी कम होगा और डिपोजिशन उतना परफेक्ट हुई नहीं होगी, उतना अच्छे से नहीं हुई होगी, इसलिए ये जो सॉइल है ना, इसका कंप्रेसिबिलिटी भी हाई रहता है। तो लॉसेस जो एक तरह का सॉइल है जिसका
डेंसिटी काफी कम होता है और कंप्रेसिबिलिटी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो बियरिंग कैपेसिटी, अगर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी पे बात करें तो जो बियरिंग कैपेसिटी होगा इस तरह का सॉइल का काफी कम होगा, है ना। और जो परमेबिलिटी होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, और खास करके वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो परमेबिलिटी होता है लॉसेस का वो काफी ज्यादा होता है। तो ये सारे बात हो गए लॉसेस के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग टाइप से पूछा है। पहले तो सीधा स्टेटमेंट पूछा करते थे, अब एक न्यूमेरिकल बना के दे दिया। आईपी का वैल्यू निकालिए, तो ये है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट इधर कितना दिया है 20 और प्लास्टिक लिमिट 25, तो आईपी का वैल्यू हो गया -5 है। तो आप टिक लगा दिए फटाक से -5, बट ऐसा नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू का कोई मतलब नहीं है ना। तो जब नेगेटिव वैल्यू आने लगे तो आईपी को हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं 0, तो यहाँ पे आईपी इक्वल टू इस सॉइल का क्या हो जाएगा 0। ये सॉइल किस कैटेगरी में आएगी, नॉन प्लास्टिक। नॉन प्लास्टिक, अब नॉन प्लास्टिक में क्या आता है, सैंड आता है, ग्रेवल आता है। ठीक है, सैंड और ग्रेवल ये होते हैं नॉन प्लास्टिक में। आईपी का यहाँ पे 7 वाला कॉन्सेप्ट चलता है, 0, 0 से 7, फिर 7 से 17, फिर ग्रेटर देन 17। 0 मतलब नॉन प्लास्टिक एनपी, 0 से 7 में लो प्लास्टिक, 7 से 17 में मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 में हाईली प्लास्टिक सॉइल एचपी। समझ में आया। अभी नॉन प्लास्टिक में सैंड एंड ग्रेवल आ गए नॉन प्लास्टिक में, प्लस आईपी को लेके और एक टेबल मैंने बताया था अलग अलग सॉइल के लिए। अलग अलग सॉइल अपना कैसा, जैसा सैंड एंड ग्रेवल तो हो ही गया जिसका आईपी का वैल्यू क्या है 0, प्लस सिल्ट आ जाएगा एक, इसका आईपी का रेंज होता है 10 to 15%, 10 to 15%। फिर क्ले, क्ले में 3, एक अलुवियल, एक ब्लैक, एक बेंटोनाइट। अलुवियल का 15 से 100, 15 to 100, ब्लैक का 200 से 250, ठीक है, और बेंटोनाइट का 200 से 400। ये बताया था आपको मैंने रेंज, तो ये याद रखने का, ध्यान रखने का। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को हम एंड करते हैं, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर 1 खत्म करने के बाद और भी अलग अलग चैप्टर का हम पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इफ यू वांट टू लर्न कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग देन एनरोलमेंट फीस 3500, है ना। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर आपको पूरा का पूरा क्लास अवेलेबल हो जाएगा। कुछ क्लासेस अपने यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, कुछ एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल हैं, लेकिन आप पढ़ोगे सारे के सारे पेपर। मैंने आपको 18 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया था, वो सारे सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। 18 सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, सभी के सभी सॉइल, एफएम, आरसीसी, सोम, है ना, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, मशीन, ओसीएफ, सब कुछ, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बीएमसी, हाईवे, सर्वे, जो भी आप समझ पा रहे हो, स्टील, ये सारे पेपर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सब कुछ, रेलवे हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गई, ये सारे क्लासेस आपको अवेलेबल कराया जाएगा। एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी इंक्लूडेड है इसमें, भूलिएगा नहीं, मशीन भी इंक्लूडेड है, सारे पेपर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सब पेपर आप पढ़ेंगे, ये सब रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, तो आपको ये क्लास मिल जाएंगे। बाकी हमारा नंबर आपके पास अवेलेबल है 7008420353। ठीक है, संपर्क करें। जैसा मैं आपको आंसर कर पा रहा हूँ क्वेश्चन का, आप मेरे से भी बेहतर और अच्छे से ढंग से क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।